तो सुबह जब हम शुरुआत करते थे तो वो ट्यून सबसे पहले हम प्ले करते थे, वो अभी भी गूंज रही है। गूंज रही ना सर। तो वो सुनकर लोगों की सुबह हुआ करती थी। करेक्ट। वो एक बहुत कमाल का दौर था। यस। आपकी भाषाओं पे जो कमांड है ना, और फ्लुएंटली, मतलब वो आजकल के जो जॉकीज हैं जो भाषा सुन के मतलब ऐसा लगता आई है कि अंडरस्टैंड योर पेन सर। और उन सब की तरफ से मैं इस तरह का अगर ये रवैया रहा, या इस तरह का अप्रोच रहा, तो क्या रेडियो विल स्टिल लिव? 100%। सोशल मीडिया और रेडियो, इसका तालमेल बिठाने की कोशिश बहुत सारे रेडियो स्टेशंस कर रहे हैं अभी ना। वो तालमेल बिठाने की कोशिश चल रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रेडियो पे बात करने का अपना तरीका है, रेडियो पे किसी मैसेज को पहुंचाने का अपना तरीका है, सोशल मीडिया पर बात पहुंचाने का अपना एक तरीका है, और इनके बीच का तालमेल अभी भी बिठाया जा रहा है। Even in crisis, radio has been a very big device to connect to people, connect to जैसा 26 जुलाई हुआ था, जुलाई में बाढ़ में हुआ, जिस you have been very active on that and you have connected। जरा उसके बारे में बताइए ताकि लोगों को भी पता चले, याद आए कि भैया रेडियो ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था उस समय। तो उस वक्त मैं सबसे पहले घर से निकला, महालक्ष्मी में एक स्टूडियो में मैं डब कर रहा था कार्टून सीरीज। तब तक मामला ठीक था फर्स्ट हाफ में, और जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा सब कुछ बह रहा है, चीज़ें बहते हुए दिख रही है मुझे। मैंने ऐसा नज़ारा मुंबई में कभी नहीं देखा था। जो अर्थक्वेक वाला किस्सा मैं आपको बता रहा था, वो ऐसा हुआ था कि हम को होस्ट कर रहे थे, होजे और मैं, और शो चल रहा था, और अचानक ऐसा लगा कि बिल्डिंग हिली और माइक ऑन है। मतलब कुछ हुआ, हाँ ऐसा लगा कि हिल रहा है सब कुछ। अर्थक्वेक तो नहीं है, अर्थक्वेक इससे पहले कभी अनुभव तो नहीं किया, लेकिन पता नहीं ऐसा लगा कुछ तो हिला। और ये सब कुछ लाइव कॉन्वर्सेशन ऑन एयर चल रहा है, जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम खिड़की से देखो सच में कुछ ऐसा हुआ है क्या? तो मैंने देखा, मैंने कहा लोग भाग के आ रहे हैं नीचे। गाइस हमको लगता है कुछ तो हुआ है, शायद अर्थक्वेक ही हुआ है, आप गाना सुनिए, हम लौट के आ रहे हैं। और एक्चुअली इट वाज एन अर्थक्वेक। इवैक्यूएट करवाई गई थी बिल्डिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे खुशी है कि आप हमारे बड़े आम पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के हमारे बड़े आम के मेहमान हैं डीजे, बिग एफएम के डीजे, यानी दिलीप जैन। आरजे दिलीप के नाम से भी वो प्रचलित हैं। पिछले 23 साल उन्होंने रेडियो इंडस्ट्री को दिए हुए हैं। रेडियो इंडस्ट्री में अलग अलग स्टेशंस पे उन्होंने काम किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने काम किया है, और सारे जो ट्रांजिशंस हैं 23 साल के, वो भी उन्होंने अनुभव किए हैं। आई एम श्योर आप सबने आरजे दिलीप को बिग एफएम पे सुना है, लेकिन कई लोगों ने उनको देखा नहीं होगा शायद। तो इस पॉडकास्ट के बहाने आप उनको देख भी लेंगे, उनसे किस्से जान लेंगे, और रेडियो जगत को अंदरी रूप से और बाहरी रूप से हम सुन भी पाएंगे, देख भी लेंगे। तो आइए मिलते हैं आरजे दिलीप जी से। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार सर। आज बड़ा आनंद दिख रहा है ना? हाँ सर। क्योंकि एक बहुत बड़ा कलाकार मेरे सामने बैठा है, और मैं कलाकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो प्रगल्भता है ना हर विषय की, वो कमाल की है सर। तो आप सिर्फ आरजे नहीं हैं, आप एक पर्सनालिटी हैं। क्योंकि जब से मैं मिला हूँ उसके बाद जब भी मैंने आपके साथ कॉन्वर्सेशन किया है, ये कमाल का है। मतलब इतने सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे आपका एक वो है, इंक्विजिटिवनेस है, और आपको मालूम भी है, लाइव देखा हुआ है, 23 साल का आपका रेडियो का एक्सपीरियंस है। तो रेडियो जो मुझे याद है, मतलब हमारे बचपन से लेके हम रेडियो के साथ बड़े हुए हैं। शायद आज की जनरेशन को इतना उसका महत्व नहीं होगा क्योंकि हम तो उसके साथ जिए हुए हैं ना, बिकॉज रेडियो वॉज द ओनली एंटरटेनिंग एंड
बाहर की दुनिया का जो कनेक्शन था वो रेडियो था हमारे लिए, राइट। और रेडियो अब जाके अलग अलग फॉर्म्स ले चुका है, अलग अलग, लेकिन आप जैसे जो कलाकार हैं, आप जैसे जो आरजेस हैं, वो अभी भी लाइव हैं और अभी भी क्या कहते हैं उतने ही मनपसंद है, लोग आपको उतना ही चाहते हैं। तो बस उसी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर, कि आपकी जो रेडियो की ये पूरी जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, आपके पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आरजे जो होते हैं ना वो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, उनकी आवाज़ हम सुनते हैं, है ना। हम एक्टर्स तो दिखते हैं और बाकी कलाकार थिएटर वेटर सब दिखते हैं, लेकिन आरजेस, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ये है गुड आरजेस और जो प्रेजेंटर्स होते हैं कि आप ना विजुअली थ्रू साउंड एक विजुअल वर्ड तैयार करते हैं, और ये अनकॉन्शियसली होता है। दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट हैपेंस, दैट व्हेन यू टॉक और व्हेन यू काइंड ऑफ कनेक्ट विद पीपल, there is visual word which is there, राइट। so when you are even traveling in a car, when you are there at home, आप अकेले बैठे हो, अलग अलग moods पे आपके सामने एक दुनिया आप खड़ी करते हो, and especially with good RJs like you. कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि ये मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन है कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, क्योंकि जब आपके पॉडकास्ट का पहला एपिसोड मैंने देखा था, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो बड़े आम, क्या बात। और आप पॉडकास्ट को होस्ट कर रहे हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं। कुछ कलाकार होते हैं जो दिल में बहुत स्पेशल जगह रखते हैं, तो आप उन्हीं कलाकारों में से एक है मेरे लिए। और आपसे ये सब सुनना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको अगर पसंद आता है वो अंदाज रेडियो का मेरा, तो मेरे लिए बहुत। तो मेरा पहला सवाल ये है, जैसे आप जैसा आवाज़ तो मेरा है, एक तरह का आवाज़ है, मतलब लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपकी जो आवाज़ है, आपका जो ये मेरे पास नहीं है। और हम हमेशा कहते हैं कि यार एक्टर के लिए आवाज़ आजकल खैर वो रहा नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली, इट्स मोर ऑफ हाउ यू कन्वे। बट पहले जब हम बहुत यंग थे ना, तब जैसे बच्चन साहब या अमरीश पुरी या नसीर, ये तो रहता है कि आवाज़ बड़ी, तो आपका आवाज़ इतना गहरा, इतना अच्छा है, इट हैज़ अ गुड टेक्सचर। तो आपको ये नहीं लगा कि कभी एक्टर आए, स्क्रीन पे आए? मेरे अंदर वो है। हाँ, ओके। आपने सही कहा। और मैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं रेडियो करता हूँ, वो आपको इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि उस माध्यम में आप इतने घुल मिल जाते हैं। और रेडियो के साथ ऐसा है सर, जितने भी रेडियो जॉकीज से आप पूछेंगे, ये माध्यम इतना प्यारा है कि आप शायद फिर किसी और माध्यम के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर एक रेडियो जॉकी के अंदर एक्टर छिपा हुआ होता है। और क्योंकि जैसा आपने बताया कि हम वो जो विजुअल्स क्रिएट करते हैं, रेडियो को डिफाइन ही इस तरह से हमने किया है कि इट्स थिएटर ऑफ माइंड। ओके, या रेडियो इज थिएटर ऑफ माइंड। हम स्टूडियो में बैठ के वो थिएटर माइंड से क्रिएट करते हैं। तो एक आरजे जो है, जब वो बातें कर रहा है, वो विजुअल्स क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो वो एक तरह से थिएटर ही कर रहा है। करेक्ट। और मैं आपको बता रहा था कि जैसे मेरे अंदर भी ऑफकोर्स एक्टिंग का कीड़ा तो है। हाँ। और बीच बीच में कभी कभी कोशिश करते भी रहता हूँ। थिएटर भी करते हो मेरे ख्याल जी से? जी, मैं एक थिएटर ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। Nice. और उसमें सूत्रधार, मतलब अभी हमारे 2-3 प्लेस हैं। तो एक प्ले है सारथी, उसमें मैं सूत्रधार का रोल करता हूँ। और एक कॉमेडी प्ले है बाप रे बाप, उसमें एक कैरेक्टर है फजल चाचा, तो वो भी मैं करता हूँ। मैंने 2017 में एक मराठी फिल्म भी की थी सर। हाँ, कौन सी? सुशांत शेलार और सिया पाटिल लीड रोल में थे। उस फिल्म का नाम था गर्भ। अच्छा। और उसमें नकारात्मक, नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा, अनिल का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। और वो भी जैसे आपने अभी कहा कि आवाज़ है, आप कर, तो इसी तरह से वो रोल भी मुझे ऑफर किया गया था। ओके। मैं गया नहीं था कि मुझे आप रोल दीजिए, लेकिन सामने से आ गया तो कर लिया। तो उस तरीके से, पर ऐसा नहीं कि मैं बार बार जाऊँ, ऑडिशंस दूँ और ये करूँ, तो उस मामले में शायद थोड़ा आलसी भी हूँ मैं ऐसा। बट सर आप देखिए, आयुष्मान खुराना, ही स्टार्टेड एज अ रेडियो जॉकी। करेक्ट। अभी अपार शक्ति उनके भाई, वो भी रेडियो जॉकी थे। मनीष हैं, वो भी आरजे थे। तो ऐसे बहुत सारे आरजेज हैं जिन्होंने एक्टिंग को अपना आगे चल के करियर बनाया। और पुराने ज़माने की बात करूँ तो सुनील दत्त साहब भी रेडियो पे अनाउंसर थे। अच्छा जी सर। ओह, ही स्टार्टेड विद रेडियो सिलोन। ओह, सिलोन, या
एक चैनल हुआ करता था बिल्कुल। या तो सुनील दत्त साहब एक रेडियो, उस वक्त रेडियो जॉकी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, रेडियो अनाउंसर ही थे पहले। ओके। और उस तो थोड़ा सा इसलिए हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना उनके लिए ये सब बिल्कुल मतलब फॉरेन मालूम ही नहीं है ना, इट डजंट, सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट रेडियो वाला एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम आपके पर्सनल उस पे आते हैं, जैसे उस समय बिना का गीतमाला एक बड़ा फेमस था जो अमीन सयानी जी करते थे। और अमीन सयानी वाज लाइक व्हाट अ स्टार ऑफ दैट टाइम, मतलब रेडियो उनको सुनने के लिए इज इक्वल टू अमीन सयानी। आज भी सर, आज भी जब जिस एरा की आप बात कर रहे हैं, उस एरा से जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं, वो जब भी रेडियो की बात करते हैं तो पहला नाम जो आता है वो अमीन सयानी अभी भी या। उसके बाद एक हवा महल एक वो आता था जहाँ पे कहानियाँ शायद नाट्य वो होते थे, ड्रामा होते थे, रेडियो ड्रामा। तो वो भी हम सुना उसके। अच्छा, इसके जो ट्यून्स भी थे ना वो कमाल, मतलब वो जितने जहन में रहते थे कि वो ट्यून को मतलब सुनने के लिए भी बड़ा वो आता था। जैसे आप ट्यून सुनते थे तो यूज्ड टू काइंड ऑफ गेट वेरी एक्साइटेड ऑफ। बहुत सारे घरों में सर सुबह की वो जो आकाशवाणी की जो, हाँ, आकाशवाणी की एक ट्यून होती है। इनफैक्ट जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी एज अ रेडियो जॉकी, आई स्टार्टेड विद ऑल इंडिया रेडियो। उस वक्त प्राइवेट रेडियो स्टेशंस नहीं थे, तो बहुत बार वहाँ पर हम ड्यूटीज़ बोलते थे, यानी 5 घंटे तक मुझे उस स्टूडियो को सारा मैनेज करना है, रिकॉर्डेड शो भी प्ले करने हैं, बीच में 1 घंटा लाइव भी जाना है, सब कुछ। तो सुबह जब हम शुरुआत करते थे तो वो ट्यून सबसे पहले हम प्ले करते थे। वो अभी भी गूंज रही है सर। तो वो सुनकर लोगों की सुबह हुआ करती थी। करेक्ट। वो एक बहुत कमाल का दौर था। यस। तो अभी आप बिग एफएम पे बड़े फिर मतलब छाए हुए हैं, आपकी लव यू जिंदगी ये जो है कार्यक्रम, और फिर मराठी में भी आप एक मसाला चाह आप करते हैं। तो आपकी जो अब जैसे ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत हुआ जी, तो आप ऑल इंडिया रेडियो में आए कैसे? मतलब क्या आप उस ज़माने में ये था कि आपको रेडियो पे जाना था या आप एक्सीडेंट से कैसे आए? मतलब हाउ डिड यू एंटर इनटू रेडियो वर्ल्ड? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी मैं जर्नी भी आपको बताता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। ओह यस, ओके। सो आई हैव डन माय BHMS, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा। ये 1995 की बात है जब मैंने अलीबाग में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। ओके। तो 5 साल हम वहीं थे और यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी थी। अब कॉलेज में जैसा होता है सर कि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कभी गैदरिंग हो गई वगैरह, वहाँ पे और मैंने अपनी पैशन की वजह से ही मेडिसिन को चूज़ किया था, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहा था कि बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर। बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर। क्रिएटिव कीड़ा अंदर था, लेकिन वो सवाल का जवाब हमेशा डॉक्टर हुआ करता था। तो करते करते 2001 में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे BHMS की पढ़ाई पूरी कर ली। पर थ्रू आउट मेरे दोस्त और मेरे सारे टीचर्स, टीचिंग स्टाफ कहा करते कि तुम्हारे अंदर एक क्रिएटिव आदमी है और तुम्हारी आवाज़ बहुत यूनिक है। तुम जब स्टेज पे जाते हो और बोलते हो तो ऐसा लगता है कि यू मेड फॉर रेडियो। मतलब क्या बात कर रहे हैं, sometimes you don't know what you have within you. Correct. So my friends made me realize that. और सर वो क्या होता था कि जब मेडिकल कॉलेज में थे तो हम एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे, 4 दोस्त थे हम, बिकॉज बॉयज़ हॉस्टल नहीं था। तो हमारे लिए एक ही एंटरटेनमेंट था वहाँ पे कि रात को FM जब लगाते हैं तो उसमें नए नए गाने आते हैं, टेलीविज़न वगैरह था नहीं, तो हम नए गाने सुनते थे। उस दौरान हमने रेडियो पे सुना था, मतलब मेरे दोस्तों ने भी सुना कि वी आर लुकिंग आउट फॉर न्यू पीपल, और रेडियो जॉकी नहीं कहा जाता था उस वक्त, अनाउंसर्स। मेरे दोस्त ने कहा यू शुड गो। आई सेड भाई हम डॉक्टर बन रहे हैं, हमारी डिग्री अभी मिलने ही वाली है हमको, और तुम बोल रहे हो कि ये करो। अरे एज अ पैशन जस्ट गिव इट अ ट्राई। एंड ही पुश्ड मी कि आप जाइए ऑडिशन के लिए। मैं चला गया सर। बहुत सारे लोग थे, कोई थिएटर बैकग्राउंड से, कोई यहाँ से। आई गॉट सिलेक्टेड। और फिर उसमें ऐसा था कि आप महीने के 10 दिन ऑल इंडिया रेडियो, बिकॉज इट वॉज अ फ्रीलांस जॉब, परमानेंट जॉब नहीं होता था वहाँ पे, तो आप
10 दिन ये काम करिए और बाकी के 20 दिन आप जो करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, 20 दिन में क्लिनिक में बैठूंगा, 10 दिन में रेडियो पे काम So that's how it started, sir. Oh, so how did you enter into All India? Then उस समय क्या ऑडिशंस हुआ करते थे? हाँ सर, बहुत टफ ऑडिशंस। और मैं क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से था, बट ये था कि मुझे भाषाओं से बहुत प्रेम था। हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की डेप्थ में जाना, मराठी भाषा, गुजराती भाषा, इन भाषाओं को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये मतलब बहुत बड़ी क्वालिटी है जो जिस पे मैं उसका जिक्र करने ही वाला था। आपकी भाषाओं पे जो कमांड है ना, और फ्लुएंटली, मतलब वो आजकल के जो जॉकीज हैं जो भाषा सुन के मतलब ऐसा लगता है I understand your pain, sir. और उन सब की तरफ से मैं अक्सर अरे मतलब सी कॉमन सेंस की मतलब कि आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो, आपके बोलने से बोल कर रहे हो ना, आप दिख तो नहीं रहे हो, बिल्कुल, तो आप बोलते हो तो आपका जो विचार है, आइडिया है, वो साफ सुथरी तरीके से सुनाई दे, तभी तो आपका विजुअल। और आप मासेस को एड्रेस कर रहे हैं, इतने लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, तो ऑल द मोर यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर। एटलीस्ट एक भाषा, मतलब जो भी एक भाषा है उस पे आप, बट यू हैव दैट क्वालिटी ऑफ यू नो रियली, you know I mean acquired that, so I mean it's your effort and your that you have done. बट ये कैसे, मतलब दिलचस्पी थी अलग अलग भाषाओं में? बहुत दिलचस्पी थी। घर पे जो अखबार आता है वो गुजराती में आता था। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र में हूँ, तो मराठी तो ऑब्वियसली मैं सालों से मराठी गाने कह लीजिए, मराठी फिल्में कह लीजिए, मराठी सीरियल्स कह लीजिए, सब कुछ इन्वाइब है। मेरी मदर टंग मारवाड़ी है। ओह या बिल्कुल नहीं मालूम मुझे तो लगता था आपको मराठी आज इस पॉडकास्ट से ये खुलासा कर रहा हूँ मैं, कारण असं अनेक लोकांना वाटतं सर की माय मदर टंग इज मराठी, बट मेरी मदर टंग मारवाड़ी है, लेकिन मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं मराठी ही हूँ। मैं दिस इज़ माय 4th जनरेशन इन महाराष्ट्र, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और इस वजह से मराठी भाषा पे थोड़ा सा प्रभुत्व मिल गया। त्यात सुद्धा ड्यूरिंग माय रेडियो करियर एक फेज ऐसा था जब मैं 4 साल पुणे रह कर आया। अब मुंबई की मराठी और पुणे की मराठी का फ़र्क है, तो जो कसर थी वो पुणे में पूरी हो गई। क्योंकि अगर पुणे में आप थोड़ा भी 19-20 बोलते हैं तो आपको तुरंत ठीक कर दिया जाता है कि तुम्ही हे बोलताना इथे। नो बट आपको मैं ये बोल रहा हूँ, तो आजकल पुणे की भी जॉकी इनको बोलना पड़ेगा भाई तुम पुणे से हो, मराठी तो ठीक से बोलो। नहीं, कोई भी भाषा फॉर दैट मैटर, मराठी, हिंदी, कोई भी भाषा। मैं एज अ रेडियो जॉकी हमेशा, मैं अगर कुछ आने वाली पीढ़ी को सिखा भी रहा हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ जिससे, तो उनको मैं कहता हूँ जितना आप सही बोल सकते हैं उतना बोलिए। आपको अगर नहीं आता तो आप सीखिए और फिर बोलिए। लोग कोशिश क्या करते हैं कि आता नहीं है फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं और बोलूं, तो फिर आपकी गड़बड़ होगी। तो आप पहले उस पर कमांड हासिल। मेरे ख्याल से इस पे संस्कार होना बहुत ज़रूरी है शुरू से। जैसे आप कह रहे थे कि उस ज़माने में ऑडिशन के बाद कुछ ग्रूमिंग हुआ करता था, ट्रेनिंग हुआ करता था, ऐसा क्या है उस ज़माने, वो क्या था? वो सर ऐसा है कि जब मैंने ऑडिशन दिया था तो ऑडिशन भी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। आपको कुछ टंग ट्विस्टर सेंटेंसेस दिए जाते थे, और फिर जैसे मैंने हिंदी रेडियो जॉकी के लिए ऑडिशन दिया था, वैसे मराठी भाषा के लिए भी ऑडिशन होता है, इंग्लिश रेडियो जॉकी के लिए भी अलग से ऑडिशन होता है। ये नहीं कि आप अगर एक ऑडिशन दे रहे तो यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, नहीं। ऑल इंडिया रेडियो में ऐसा था कि हिंदी के लिए अलग, मराठी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, गुजराती के लिए अलग। सो ऑडिशन क्लियर करने के बाद इमीडिएटली ऑन एयर नहीं जा सकते आप। आपको पहले रिकॉर्डिंग करनी है, अपने शोज़ बनाने हैं, उसको अप्रूव किया जाएगा, उसमें अगर कोई सुधार है तो वो, और इसमें सर वक्त लगता था 1 महीना, 1.5 महीना, कभी कभी 2 महीने, तब आप ऑन एयर जा सकते हैं। ये मेरे वक्त की बात है। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में शायद एक कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया गया था, और आप ऑडिशन क्लियर करने के बाद उस कोर्स को भी पूरा कीजिए और उसके बाद आप ऑन एयर जा सकते हैं। तो इस तरह के फिल्टर्स थे, तभी आप जाकर ऑन एयर कर सकते हैं। तो ये रहा टेक्निकल पार्ट उसका। जी। लेकिन एक होता है कि आपकी सोच,
आप जो पढ़ रहे हैं जी आप जो लाइफ से ले रहे हो जी। या जो भी आपका जो कनेक्ट्स है विद लाइफ एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, डज दैट ऐड टू द? very much. Every radio jockey has got unique personality. And I believe कि हर रेडियो जॉकी का अपना एक से या स्टैंड होना चाहिए किसी विषय पर। मैं किसी विषय में किसी विषय के पक्ष में हूँ, किसी विषय के पक्ष में नहीं हूँ। मेरी पर्सनालिटी उसमें से उभर के आनी चाहिए। और ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और आपकी सोच से निकल के आता है, दिखता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए आप अगर किसी भी रेडियो जॉकी को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एक पर्सनालिटी आपके सामने आ जाती है। यू स्टार्ट पेंटिंग पिक्चर्स। Absolutely. मेरे बारे में भी लोग जो पर्सनली मिले नहीं हैं अपने अपने हिसाब से लोग पिक्चर पेंट करते हैं, बोलते हैं अरे आप हैं। कई बार ऐसा रिएक्शन मिलता है, कभी मिलता है अरे आप हैं, ऐसा रिएक्शन मिलता है। तो ये कमाल है इस माध्यम का। बट अब क्योंकि डिजिटली हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क आया है सर। कि पहले सिर्फ मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान थी। संदीप सर अपने हिसाब से मुझे सुन के पिक्चर पेंट करे कि आरजे दिलीप कैसा दिखता होगा, बिकॉज देयर इज नो सोशल मीडिया वेयर आई एम पोस्टिंग पिक्चर, है ना। हाँ, बिकॉज राइट नाउ सोशल मीडिया इज अ मोर मतलब ओवरपावरिंग थिंग ऑफ द रेडियो जॉकी। दैट हैज बिकम वन ऑफ द क्राइटेरिया टू हायर ए रेडियो जॉकी नाउ। कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। I have seen a recent example, I'm not mentioning the radio station, but I have seen a recent example where a social media influencer is hired और मुझसे कहा गया कि आप इसको अब रेडियो जॉकी बनाइए। मैंने कहा यार ये उल्टी गंगा नहीं बह सकती। तो मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कोई ऑफ कोर्स उनका एक अलग जोन, वो कम समय में अपने आप को दिखाते हुए कोई बात कन्वे करनी है, एंटरटेन करना है, कोई मैसेज देना है, वो अलग माध्यम हो। रेडियो अपने आप में एक अलग माध्यम है, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स बट आपको मतलब क्या लगता है इसके आगे इस तरह का अगर ये रवैया रहा या इस तरह का अप्रोच रहा तो क्या रेडियो विल स्टिल लिव? 100%। अगर ये सवाल आप मुझसे 6 महीने पहले पूछते तो मैं कहता सर आई थिंक रेडियो माध्यम अब बस ख़त्म होने को है। एंड बहुत मतलब हैवी हार्ट के साथ शायद मैं ये कहता, क्योंकि वो ट्रेंड मैं भी देख रहा था। रेडियो का जो ट्रेंड है वो ऐसे लग रहा था कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि रेडियो इज़ हियर फॉर एवर, बिकॉज बहुत कमाल की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं और कुछ बहुत अच्छी बातें भी निकल के आई है। बताइए, शेयर कीजिए, क्या अच्छी बात है? हमारे प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक फेज और अनाउंस किया है। तो रेडियो में कैसा होता है कि यू हैव टू बिड फॉर अ फ्रीक्वेंसी, लाइसेंस लेना होता है। तब 15 साल के लिए, जैसे 92.7 बिग एफएम, तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए बिग एफएम की कंपनी जो ओन करते हैं उन्होंने वो बिड किया और इसलिए उनको वो फ्रीक्वेंसी यूज़ करने का लाइसेंस मिला। तो ये जो लाइसेंसिंग वाली बात है, ये 700 से भी ज़्यादा रेडियो स्टेशंस और इंडिया में अब आने वाले हैं। बिग एफएम के नहीं, बिग एफएम नहीं सर, और कोई मतलब ये फ्रीक्वेंसीज, दिस फ्रीक्वेंसीज आर फॉर ऑक्शन नाउ। ई ऑक्शन का प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है और तकरीबन 200-250 और ऐसे शहर हैं भारत के जहाँ नए एफएम रेडियो स्टेशन आएंगे। जो कुछ, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे शहरों में अभी भी एफएम रेडियो स्टेशन नहीं है, प्राइवेट एफएम की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अगले 1 साल में आप ये चेंज देखेंगे कि एनी सिटी विद पॉपुलेशन मोर देन से 1 लाख और 1.5 लाख विल हैव अ प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन ऑफ देयर ओन। तो इसका मतलब अनाउंसर्स और आरजी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत बड़ा वो है, राइट? हाँ, अनाउंसर सर जो टर्म है ना सर, वो तो अब विलुप्त हो चुका है, वो तो जा चुका है। अच्छा, ये 2001 में जा चुका था। 2002 में जब प्राइवेट रेडियो स्टेशन आए तो हमको एक नया नाम मिला था, रेडियो जॉकीज़। अनाउंसर से एक मैं छोटा किस्सा आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं डिग्री ले चुका था, मैं क्लिनिक खोल चुका था और फिर मुझे जब ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन का लेटर आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं मम्मी पापा के पास गया। उनको मैंने बोला ये क्लिनिक का बंद कर दीजिए। तू पागल हो गया है? तू डॉक्टर बनने के बाद अनाउंसर बनेगा? अनाउंसर ना, टुडे दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, बट उस वक्त 2001 की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई करियर एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर आगे चल के 2003-4 में एक इंटरेस्टिंग सर्वे भी आया था
कि टॉप 10 करियर्स कौन से हैं भारत में जो लोग बनना चाहते हैं, तो टॉप 3 में रेडियो जॉकी था सर। ओ वो बदलाव आया। अच्छा। क्योंकि अनाउंसर ये शब्द निकला इसके लिए, तो अब रेडियो जॉकी टर्म एग्जिस्ट करता है, तो रेडियो जॉकी रहेंगे। लेकिन क्या इनको भी एक थोड़ा सा ग्रूमिंग, एक थोड़ा सा अप्रोच और इसको बदलना चाहिए, होना चाहिए? बिल्कुल बदलना बट चाहिए। क्या ये रहेगा और क्या ये इसके बारे में भी सोच हो रही है? सोशल मीडिया और रेडियो, इसका तालमेल बिठाने की कोशिश बहुत सारे रेडियो स्टेशंस कर रहे हैं अभी ना। वो तालमेल बिठाने की कोशिश चल रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रेडियो पे बात करने का अपना तरीका है, रेडियो पे किसी मैसेज को पहुंचाने का अपना तरीका है, सोशल मीडिया पर बात पहुंचाने का अपना एक तरीका है, और इनके बीच का तालमेल अभी भी बिठाया जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये तालमेल और बेटर ढंग से बैठ जाएगा, तो मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया विल बी एन एडिशनल टूल। इट हैज टू बी, वो तो सब जगह पे, ऑल एरियाज फॉर रेडियो। अब जो हम बोल रहे हैं कि कहीं सोशल मीडिया हावी तो नहीं हो रहा रेडियो पे, लेकिन मुझे ऐसा दौर दिख रहा है जब रेडियो को एनहांस ही करेगा सोशल मीडिया। जैसे अभी एक एक्टिविटी हमारी चल रही है बिग एफएम पे, बनो इंडिया के अंगदाता। हम कह रहे हैं लोगों से कि आप वेरी गुड एक्टिविटी, आई मीन इट्स अ वंडरफुल, और हर आदमी को ये करना चाहिए, डोनर होना चाहिए, एंड एवरी, आई मीन दिस इज अ वंडरफुल। सो ये तो इसमें सोशल मीडिया हमारी हेल्प कर रहा है। हम लोगों से कह रहे हैं कि आप सिर्फ जाइए हमारी साइट पे या इंस्टा पे जाइए, या आप इस व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्गन लिखकर भेज दीजिए, सब डिटेल्स आपके मिल जाएंगे। तो इतना आसान पहले नहीं हुआ करता था, तो एडिड टूल्स बहुत मिल जाएंगे। तो ये जो तालमेल है ना, ये अभी बैठ रहा है, ये जब बैठ जाएगा तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अनुभव किया है हमने कि कई फेजेस में, एंटरटेनिंग फेज तो है ही जैसा मैंने कहा, बट even in crisis, radio has been a very big device to connect to people, connect to जैसा 26 जुलाई हुआ था, जुलाई में बाढ़ में हुआ, जिस you have been very active on that and you have connected। जरा उसके बारे में बताइए ताकि लोगों को भी पता चले, याद आए कि भैया रेडियो ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था उस समय। और मुझे ऐसा लगता है जिस पॉलिसी की बात अभी हम कर रहे थे कि नए रेडियो स्टेशंस और आने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं ना, उसमें ही एज अ टूल आगे चलकर डेफिनेटली रेडियो रोल प्ले करने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने याद दिला दी सर। 26 जुलाई को क्राइसिस मैनेजमेंट में, 26 जुलाई 2005 की बात है ये, जब मुंबई में बाढ़ आई थी, सभी लोगों को याद है 26 जुलाई की बाढ़, आज भी याद करते हैं। तो उस वक्त मैं सबसे पहले घर से निकला, महालक्ष्मी में एक स्टूडियो में डब कर रहा था कार्टून सीरीज़। तब तक मामला ठीक था फर्स्ट हाफ में, और जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा सब कुछ बह रहा है, चीज़ें बहते हुए दिख रही है मुझे। मैंने ऐसा नज़ारा मुंबई में कभी नहीं देखा था। अब शाम 5 बजे मेरा शो शुरू होना था, नरीमन पॉइंट में हमारा स्टूडियो उस वक्त हुआ करता था, किसी और रेडियो स्टेशन में, और मैं को होस्ट करता था शो। जिसके साथ को होस्ट करता था वो जैसे तैसे बैंड्रा से पहुँच चुका था स्टूडियो, और मैं महालक्ष्मी में था, मुझे नरीमन पॉइंट पहुँचना था। टैक्सी वाले भाई साहब खड़े थे आराम से, उनको कहीं जाना नहीं था बिकॉज ऑलरेडी पानी बाढ़। तो मैंने उनको बोला मुझे 5 बजे तक प्लीज़ नरीमन पॉइंट पहुंचना है। मैं उस वक्त मैं रेडियो पे, खुद का नाम डीजे, दिलीप जैन का शॉर्ट फॉर्म डीजे, मैं डीजे हूँ जिसको आप सुनते हैं रेडियो पे, मुझे जाना है। जाओ, आपके जैसे बहुत आते हैं, मैं बहुत रेडियो सुनता हूँ। मैंने बोला तो मतलब मैं ही हूँ? बोले अच्छा अंदर आओ। उसने बिठाया, बोल के बताओ। मतलब क्या? जैसे आप रेडियो पे बात करते हो ऐसा बोल के बताओ। मैं शुरू हो गया, मैंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ। मैं हूँ डीजे आपके साथ और लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो मुंबई लोकल, आई थिंक, हाँ मुंबई लोकल और रेड एफएम। चलिए मैं रेडियो स्टेशन का नाम बता देता हूँ आपको, 93.5 रेड एफएम। तो मतलब मैं रेड एफएम पे मैं हूँ डीजे आपके साथ। अरे आप ही हैं, बैठिए मैं सुनता हूँ आपको, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको स्टूडियो पहुँचाता हूँ। उसने बिल्कुल अपनी गाड़ी टैक्सी निकाली और मुझे जैसे तैसे नरीमन पॉइंट तक पहुंचा। और मैंने देखा कि जैसे ही हम पहुंचे बिल्डिंग के नीचे, उसकी गाड़ी से धुआं निकला क्योंकि पानी सारा जा चुका था, गाड़ी ख़राब। वहीं उसने बॉनेट वॉनेट खोला। मैंने कहा भैया देखो मम्मी ने कुछ रोटियां दी हैं तो 2 आप खाइए, 2 मैं खाता हूँ, लगता नहीं कुछ मिलेगा अब। और फिर मैं उसको ऊपर ले गया, कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई एंड वी टुक हिम ऑन एयर कि यही वो भाई साहब हैं जो इन हालातों में भी मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, सो दैट यू नो
आई कैन कनेक्ट यू ऑल टू योर लव्ड वंस, और मैं यहाँ पे तो थोड़ा देर उसने इंतज़ार किया, देन इवेंट। अब सर जैसे 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 26 जुलाई में इंटेंसिटी बढ़ती गई बारिश की, वी रियलाइज दैट पीपल आर स्टक। गाड़ियाँ बंद पड़ चुकी है, कोई किसी से कुछ कनेक्ट नहीं। लकीली हमारे स्टूडियो पे जो फ़ोन होता है उसको टेलॉस कहते हैं, जिसपे एक वक्त पे 10 फ़ोन आ सकते हैं, वो चल रहा था। क्योंकि दैट्स अ स्पेशल लाइन जो स्टूडियो की, तो वो बंद नहीं थी। और कुछ लोगों के पास सेल फोन होंगे जिसमें थोड़ा चार्ज होगा या व्हाटएवर, तो वो कनेक्ट कर पा रहे थे। अब नॉर्मली रेडियो स्टेशन में 12 बजे के बाद अगर आपने कभी सुना है तो बैक टू बैक गाने आते हैं, कोई रेडियो जॉकी लाइव नहीं होता। आज भी अगर आप सुनेंगे तो लाइव बात नहीं होती, गाने चलते। अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि रात को 2:30 बजे जो मेरे साथ जो को होस्ट था होजे, वो आया मेरे पास, और अभी नाउ इज इनटू डिजिटल मीडियम। वो आया मेरे पास कि उठ। मैंने कहा क्या हुआ? विल हैव टू गो ऑन एयर। बोला एट 2:30। मैं आधी नींद में था। बोलता है दिस इज़ वेरी बैड सिचुएशन, आई डोंट थिंक पीपल हैव रीच्ड देयर होम एंड मुंबई हैज़ नेवर सीन सच थिंग, लेट्स गो। बोला चल। तो हम शुरू हो गए ऑन एयर एंड वी स्टार्टेड कनेक्टिंग पीपल कि आप जहाँ हैं फ़ोन करिए, एंड एवरीथिंग इज़ लाइव सर, नथिंग इज़ रिकॉर्डेड। और हम बातें कर रहे हैं लोगों से, लोगों के मैसेजेस पहुँचा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, आप बता देना कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर ही मैं सोया हूँ, मेरे घर वाले टेंशन न ले। ये चलता रहा एंड वी गॉट अ कॉल फ्रॉम स्कूल इन बोरीवली आई गेस, जो फर्स्ट फ्लोर पे थी, और छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, कि हम इसी स्कूल से बोल रहे हैं, बच्चे ना भूखे हैं एक्चुअली, ये रात में चल रहा है, तो अगर कोई खाना 2-2:30 बजे ऐसे कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ वक्त रहा होगा, या अर्ली मॉर्निंग रही होगी, या क्योंकि हमने रात में शुरू किया था तभी कॉल आना शुरू हुए थे। तो अगर कोई खाना पहुंचा सके, क्योंकि नीचे पानी है, बहुत ज़्यादा कमर तक पानी है और कहीं जा नहीं पाएंगे। तो हमने कहा आसपास में अगर कोई सोसाइटी वाले सुन रहे हैं हमारी आवाज़ तो प्लीज़ जाइए, बोट लेकर जाइए, कुछ लेकर जाइए, किसी तरह वो ऊपर पहुंचा दीजिए, बांध के, छोटे बच्चे कुछ खा लेंगे। सोसाइटी पीपल हर्ड अस, आसपास की सोसाइटी वो लेकर गए, वो खाना पहुंचाया गया, एंड देन द स्कूल टीचर्स कॉल्ड अस अगेन एंड सेड कि थैंक यू सो मच, हमने उनको खिला दिया है, दे आर स्लीपिंग, टेल ऑल पेरेंट्स दे आर सेफ, पानी कम होते ही दे कैन कम एंड अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। What a moment it was. I felt so nice कि हम कनेक्ट कर पाए इस तरीके से। Wow. So this is one of the incident. फिर 3 दिन तक यही चलता रहा, न नहाए न धोए, हम 3 दिन तक लोगों को कनेक्ट करवा रहे थे। और ऐसे में मैं भूल गया कि मुझे मेरी मम्मी को भी बताना है, और मेरी मम्मी सिर्फ रेडियो ट्यून करके बोल तो रहा है, मतलब पहुंच सेफ है, रेडियो में है, स्टेशन में है, हाँ ये बोल तो रहा है। हाँ। अब नाउ शी हर्ड कि ये सबकी बात करा रहा है, मुझे फोन नहीं कर रहा है। हाँ। तिने क्या करा हुआ सर, उन्होंने क्या किया, मुझे लाइव शो में कॉल किया। अच्छा, क्या बात। मेरा बेटा भी घर पे नहीं आया, सर आपकी आवाज़ तो और होता क्या था कि हमारा स्टूडियो था और बाहर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो मैंने थोड़ा सा म्यूट कर, मम्मी लग रही है मुझे, मतलब बोलते रहे। हाँ बताइए। हाँ तो मेरा बेटा भी नहीं आया, 3 दिन हो गए, तो आप उसको मैसेज पहुंचाइए कि हम भी चिंता में, ये वो है। मतलब क्या नाम है आपके बेटे का? दिलीप। तो बोला मम्मी, और ये ऑन एयर चल रहा है ना, मम्मी फ़ोन रखो, मैं अभी मतलब मैं करता हूँ, शो के बाद आपसे बात करता हूँ, एंड एवरीथिंग इज गोइंग लाइव ऑन एयर। So that was also one moment. Wow. क्या बात। What a moment. Wow, wow, wow. So this is Radio World. This is Radio World, sir. And it is very so real. effective. It is so connective. True, sir. And I'm very happy that बहुत बड़े पैमाने पे अभी रेडियो फिर से जागरूक हो रहा है और लोगों तक पहुंचेगा। जी। And अब जैसे हम कई बार why we connect to jockeys is गाने तो आजकल तो पेन ड्राइव पे आप गाने सुनते हैं, अब तो अलेक्सा भी आ गया, अब अलेक्सा को मतलब ऑर्डर दो जो भी गा, लेकिन वी मिस द जॉकी बिकॉज वो जो लिंकिंग होता है ना गानों के बीच में, क्योंकि वो लिंक से आप एक उसके नॉस्टैल्जिक कुछ उसके किस्से हो या उसके जो अलग अलग वो है, वो लिंक्स आप लाते हो, सो दैट इज व्हाट जॉकी डज। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू लिंक songs or when you link a whole program with songs?
सर आपके अंदर भी एक रेडियो जॉकी है मुझे लगता है, यू यूज द राइट टर्म, लिंक। ये तो मैं कर रहा हूँ, बात हुई थी। बिकॉज यस, उसको लिंक ही कहा जाता है। रेडियो जॉकी जो बात करता है दो गानों के बीच में, दैट इज कॉल्ड लिंक। अब क्योंकि मैं इतने सालों से रेडियो कर रहा हूँ, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है कि एक लिंक में क्या क्या होना चाहिए। अदरवाइज देखिए, एक गाना खत्म हुआ और दूसरा गाना आने वाला है, एंड यू राइटली सेट कि अगर वो एक गाने का दूसरा गाना आ रहा है तो ऑब्वियसली बहुत प्रेडिक्टेबल भी होता है। कई बार आप ही ने प्लेलिस्ट सेट की हुई होती है, तो देयर इज नो सरप्राइज फैक्टर टू इट। Correct. इन रेडियो देयर इज अ सरप्राइज फैक्टर कि अगला गाना ये क्या सुनाएगा यार अब। दैट्स अ वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। You look forward for that. या जैसे कल के शो पर मैं बात कर रहा था कि मजरू सुल्तानपुरी और एस डी बर्मन साहब दोनों की ही बर्थ एनिवर्सरी एक साथ ही आती है, तो मैं बात कर रहा था उसी के बारे में। पहले मैंने सारी बातें बताई, फिल्म के बारे में बताया, फिर गाने के पिक्चराइजेशन के बारे में, अंत में बोला अब आप सुनिए ये गाना, विदाउट इवन मेंशनिंग कौन सी फिल्म या यू नो क्या चल रहा है। तो वो एक हमेशा सरप्राइज फैक्टर एडेड रहता है। और उस लिंक के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अगर उस तरह का कंटेंट है, थोड़ा ह्यूमर हो या एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो या शहर से जुड़ी कोई बात हो या ऐसी कोई बात हो जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हैं और मैं आपको ट्रैफिक अपडेट दे रहा हूँ, इट विल बी हेल्प फॉर यू। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने शायद घड़ी नहीं पहनी है या मोबाइल दूर रखा और मैं समय बताता हूँ आपको। यू डोंट हैव टू चेक योर मोबाइल और वॉच, मैं आपको समय मैंने आपको बता दिया, मैं आपको वेदर अपडेट दे रहा हूँ। एंड यू नो आप सिर्फ अपना ऑफिस के लिए निकले हैं एंड यू आर अवेयर कि क्या क्या हो गया है रात भर में और मेरे शहर में क्या क्या हो गया, बिकॉज ब्रेकफास्ट शो में मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। जी जी, तो ये लिंक में ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। सो मैं बोलता हूँ कि लिंक का मसाला बनाने के लिए, जैसे एक अच्छा टेस्टी समोसा बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी है, वैसे लिंक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पुट आइदर ह्यूमर, पुट आइदर EQ which is emotional quotient, put some trivia into it, put some information into it. Don't do a plain vanilla link. थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए उसमें। यस लेकिन फ्लेवर भी मतलब वही वो नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस और विजडम से आए तो इट कनेक्ट्स मोर, ऑफ कोर्स, एंड यू स्टे विद दैट Of course. प्रोग्राम, और बिकॉज यू रियली वांट टू आई मीन हियर द सॉन्ग्स, और फिर बीच में लिंक भी, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लिंक्स आल्सो। बिल्कुल। सो यही अगर समझ में आए ना जॉकीज को कि भाई यू नो इट्स नॉट ओनली सॉन्ग्स बट लिंक्स के लिए भी आप लोग रेडियो सुन रहे हैं। बिल्कुल। जब ये थोड़ा सा अवेयरनेस होगा ना, तो और रेडियो मेरे ख्याल से, दिस इज जस्ट माय सजेशन, प्राइमरीली मतलब मेरे अनुभव से ये है कि लोग अगर रेडियो सुनते हैं, जैसे आप मैं, अगर हम रेडियो ट्यून करते हैं तो हम म्यूजिक के लिए सुनते हैं। Correct. प्राइमरीली, और 1 घंटे में तकरीबन 8-9 गाने होने चाहिए। अब हो क्या गया है कि एडवर्टीजमेंट ब्रेक्स इतने बड़े हो जाते हैं कि ये वो बहुत लोग, बड़ा, जो पहले इतना नहीं था। पर अब रेडियो स्टेशन के अपने चैलेंजेस हैं सर, वो रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? रेडियो स्टेशन चलाना इजी काम नहीं है बहुत, और मुंबई जैसे शहर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हैवी लाइसेंसिंग फीस, बहुत सारी चीज़ें, वो अलग फैक्टर है। तो ये एक बात है कि एड ब्रेक्स बड़े होते हैं, इसलिए लिसनर यू नो प्राइमरीली लोग सुनते हैं म्यूज़िक के लिए, और फिर उसी स्टेशन पे स्टिक टू रहते हैं क्योंकि आरजे वहाँ पे बना हुआ है। हमारे रेडियो में एक पैरामीटर होता है TSL, टाइम स्पेंट लिसनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, व्हाट इज दिस? अगर TSL इज कि कितना वक्त आप एक ही रेडियो स्टेशन पे स्टिक टू रहे। TSL, टाइम स्पेंट लिसनिंग, जैसे टीवी पे TRP। हाँ, तो ये नहीं, ये TSL से आगे चल के एक रैम रिपोर्ट पहले हुआ करती थी, अब तो मैंने नहीं देखी, बहुत महीनों से नहीं देखी पैंडेमिक के बाद से, बट पहले जैसे टाइम हुआ करता था वैसे रेडियो में रैम हुआ करता था। ओके, तो उसमें TSL एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिससे कैलकुलेशंस करके आपकी रेटिंग्स बनती थी। ओके, सो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था आपकी रेटिंग्स के लिए। रेडियो में भी रेटिंग्स आती थी एवरी वीक, ओके, और रेडियो की रेटिंग्स थोड़ी अलग होती है सर। ओके। टाइम में तो आपको पता है कि किसी ने ट्यून किया है एंड यू हैव डिवाइसेस सो दैट यू कैन ट्रेस कि कौन सा चैनल देखा गया है। रेडियो में ऐसा नहीं है। हाउ कैन यू ट्रेस? क्योंकि कार में चल रहा है और कोई मोबाइल पे सुन रहा है, और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है नहीं कि पता चले कि यही सुना जा रहा है या नहीं। सो एक डायरी मेथड होता है जिसमें एक सैम्पल ऑडियंस को
5-10 हज़ार ऑडियंस को डायरी दी जाती है कि इस घंटे आपने कौन सा रेडियो स्टेशन सुना, किस आरजे को सुना, फिर बंद करते हैं और उसको कंपाइल करके रिपोर्ट बनती है। अच्छा, ओह वाओ, जो अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं देखी मैंने शायद। हाँ। और सबसे अब अगर एक सोचो तो रेडियो मतलब फिजिकल फॉर्म में रेडियो जो पहले बड़े हुआ करते थे, लकड़े के वुडन बॉडी हुआ करती थी, है ना, उसके बड़े बड़े बटन्स हुआ करते थे, वो वाला और वो स्ट्रगल टू गेट द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, वो सारा तब से लेकर के उसका फिर मेटल बॉडी आई। Yes. उसके बाद अब जाके आपके कार में एक बस पैनल ऐसा है छोटा सा, और मोबाइल्स पे भी आ गया था बीच में, इट्स come to a digital form also. Right. But the people behind the radios are the same, the radio का form change हुआ है, लेकिन the people and the voices, we still connect with them. Absolutely. So it's such a beautiful thing कि finally you connect with the people who are behind, who are actually on the radio station and you connect. Radio का form भले कितना ही change हुआ हो. Right. सो जब ये सारे अलग अलग चैलेंजेस आए, जैसे एक बीच में जैसे अब आया एक सडनली डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे OTTs आए, जी, तो थिएटर को थोड़ा सा थ्रेट हो गया था। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। या जैसे पहले सिंगल थिएटर्स हुआ करते थे, और जब बहुत सारे टेलीविजन चैनल सडनली बूम हुए, तब भी एक थ्रेट आया था। तो ऐसे थ्रेट्स कभी रेडियो उस पर आए हुए हैं, जैसे इवोल्यूशन हुआ या अलग अलग फॉर्म्स आए? जैसे ऑब्वियसली टेलीविजन आया था, तब तो जैसे बहुत सारे चैनल्स आए टेलीविज़न पे, तो सडनली अटेंशन आपका टेलीविज़न पे चला गया था, तो रेडियो। सो ऐसा वो हुआ है, उस पर फिर कैसे मात हुई? अभी भी उसी चैलेंज से गुजर रहा है रेडियो, मुझे ऐसा लग रहा है। विद द डिजिटल एज, रेडियो के सामने ये चैलेंज तो है, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि हाँ, रेडियो लिसनरशिप या जो रेडियो जॉकी को लेकर जो क्रेज़ हुआ करता था। सर, एक ज़माना था जब 2005-6 की बात मैं बता रहा हूँ, आई थिंक लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म आई थी, जब विद्या बालन ने वो स्टाइल सब तक, गुड मॉर्निंग, ऐसे हम बात नहीं करते वैसे, लेकिन उन्होंने वो बीइंग थोड़ा सा फिल्मों में थोड़ा सा, फिल्मों में थोड़ा और वहाँ पे तो वो दिख भी रही थी ना, बिकॉज शी इज अ जॉकी, सो शी इज बीन शॉट एंड शी इज बीन सीन ऑन द स्क्रीन, सो ऑब्वियसली शी मस्ट हैव। बात निकली है तो मैं बताता हूँ कि वो हमारे ही रेडियो स्टेशन आती थी। ओह, ओके। She used to come, she used to observe us, she used to sit with us. She is a brilliant actor and absolutely one of the greatest. And 2-2 3-3 घंटे she used to just observe all of us कि कैसे हम बात करते हैं, and then उन्होंने फिर वो रोल किया था। So I'm saying कि वो एक था दौर जब रेडियो जॉकी उस शहर का सेलिब्रिटी हुआ करता था, क्रेज, खास तौर, क्योंकि मैं अब तक 7 शहरों में शोज कर चुका हूँ, मुंबई के अलावा। तो मैंने जयपुर में ये क्रेज़ देखा था, जब जयपुर में पहला प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन हमने शुरू किया था, पूरा शहर मतलब रेडियो जॉकी का दीवाना। अच्छा, ये क्रेज़ हुआ करता था। फिर वो धीरे धीरे पीक पर पहुंचते गया, और ऑफ कोर्स आज भी मतलब रेडियो जॉकीज़ को बहुत अलग तरीके से एक सेलेब की तरह ही देखा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी गिरावट है। डिजिटल माध्यम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आज के दौर के नए सेलेब्स हैं, ऐसा लगता है। तो ये चैलेंज तो है, बट इस दौर से भी रेडियो आगे निकलेगा, आई एम श्योर। ये मुझे अब ऐसा लगता है, sure, क्योंकि सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइवेट रेडियो स्टेशंस पे न्यूज़ अगर आ जाए सर, देयर इज अ रूल कि प्राइवेट रेडियो स्टेशन पे न्यूज़ फॉर्मेट अच्छा अलाउड नहीं है सर। इज देयर अ रीजन इसके लिए? ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो जब प्राइवेट रेडियो स्टेशन, अगर आपने देखा होगा तो वी प्ले म्यूजिक एंड वी टॉक अबाउट सिटी, करेक्ट, न्यूज़ एज सच हम नहीं दे सकते। और इसको लेकर पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ही पॉलिसी है, तो अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाए तो हो सकता है आगे चल के टॉक फॉर्मेट रेडियो, जो बीच में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हुआ भी था पर नहीं चला इंडिया में, तो रेडियो अभी और ज़्यादा इवॉल्व होना बाकी है हमारे देश में। और जैसे नए रेडियो स्टेशन आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इवॉल्व होगा आगे जाके। हो सकता है एक ऐसा रेडियो स्टेशन हो जिसमें सिर्फ डिवोशनल गाने आ रहे हैं,
एक ऐसा रेडियो स्टेशन हो जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स कवरेज आ रहा है, जैसे टेलीविज़न में हुआ था। वैसा डाइवर्सिफिकेशन रेडियो में अब तक नहीं हुआ है, अगर आपने नोट किया हो तो। जो होगा अगर, तो कमाल हो जाएगा। Wow. They will have, again, it will have its own place Of and it course. will have its own significance. yes. So, जैसा हम हमेशा कहते हैं, whether it is नाटक, play, film, digital medium, I believe that content supersedes everything. 100%। है ना? तो does that also relate to radio? फॉर श्योर। और कंटेंट ही डिफाइन करता है किसी रेडियो जॉकी की पॉपुलैरिटी को या रेडियो स्टेशन की पॉपुलैरिटी को। जैसा उदाहरणार्थ, मतलब आपके अलावा अभी अनु कपूर जी जो जी, जी, सुहाना जी, सफर बिल्कुल। करते हैं, तो कंटेंट, मतलब द वे, एक तो ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, लेजेंड है सर। बट जब आप उनको, मतलब आई लॉन्ग टू हियर फ्रॉम हिम बिकॉज Wow. यू नो ही गेट्स द होल वर्ल्ड, हाँ, और वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो कंटेंट के लिए हम सुनते हैं उनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो जब नरेट करते हैं सुहाना सफ़र में बातें, ऐसा लगता है कि उस दौर में वो उस दौर को जी के आए हैं और हमको वो किस्से बता रहा हूँ। ये सच भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से जो वो बताते हैं जेन्युइनली उन्होंने विटनेस किए हुए होते हैं। और ऑब्वियसली उनका जो तरीका है, जब भी उनको हम रेडियो पे सुने या मंच पे भी जब हम उनको देखते हैं एंकरिंग करते हुए, उनकी अपनी एक शैली है, उनका अपना एक ऑरा है, और वो हम तक पहुंचता है। सो कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अन्नू कपूर सर को भी अगर आप सुने तो एक किस्सा बताते हुए अगर उनको 2 मिनट 3 मिनट भी लग जाए तो भी हम बोर नहीं होंगे। Absolutely. स्पीकिंग रेलेवेंट बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से वो किस्सा हम तक पहुंचा रहे हैं। Yeah. ये ऑब्वियसली उस कंटेंट की वजह से ही है। ये मेरे ख्याल से ये वही है जो अच्छे ओरेटर्स भी हैं। हाँ, बहुत, वो भी बिल्कुल। होता है। सो मेरे ख्याल से ये अब मुझे कुछ रिलेट हो रहा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्क्रिप्ट है, भले वो नाटक हो, जी। फिल्म हो, और उसको 4 अलग अलग एक्टर्स इसको अप्रोच कर रहे हैं जी। एक कैरेक्टर को। जी, स्क्रिप्ट सेम है, लेकिन वो अलग दिखती है, अलग सुनाई देती है, बिकॉज वो अपना अनुभव उसमें लाता है। 100%। तो वैसे ही है ना मेरे ख्याल से कि आप अपना जो भी लाइफ का अनुभव भी है वो भी आप लाते हो व्हेन यू नरेट। जी, दैट बिकम्स मे बी मोर इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। ऐसा है कि रेडियो पे एक ही किस्सा है जो शायद आपने किसी और रेडियो स्टेशन पे भी सुना हो। मैं ही आपको उस गाने से, क्योंकि एक गाने से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं वो तो सेम रहने वाली है। Correct, बिहाइंड द सीन बताने का तरीका या अपना अपना अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से होता है, जिसमें अन्नू कपूर सर का जो तरीका है वो तो लाजवाब है, फैंटास्टिक है एकदम। यस यस। तो वो बहुत चीज़ मायने रखती है। सो दिलीप जी, अब जैसा आपने कहा कि इतने सारे रेडियो स्टेशंस आने की संभावना है 700, एंड रेडियो इज अगेन गोइंग टू ग्रो बिग। या तो ऑब्वियसली आरजेज और यू नो ये परफॉर्मर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो अब जो नया लॉट है या जो चाहते हैं कि इसको अपना करियर बनाएं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? अब आप जिस शहर में हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, एस्पायर करते हैं, आप जिस शहर में हैं वहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ये नहीं कि आपको मुंबई ही आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा, या आपके राज्य में जो बड़ा शहर है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ये रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसीज अलॉट की जाने वाली है। तरीका क्या है? तो कुछ क्वालिटी, और रेडियो में सर, रेडियो जॉकी के अलावा एक शो प्रोड्यूसर होता है, कॉपीराइटर भी होता है, प्रोग्रामिंग हेड होता है, म्यूज़िक मैनेजर होता है। जी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप रेडियो में करियर बनाना चाहते हैं तो आप देखिए आपका पैशन क्या है। जैसे फिल्मों में भी एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन, तो रेडियो में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ पे फोकस कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे आरजे ही बनना है, तो फिर आप उस भाषा में प्रयत्न कीजिए जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज है। लाइक आई स्पीक मराठी, बट मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाषा अगर है जो नेचुरली मैं सोच सकता हूँ वो हिंदी है। हिंदी के बाद मराठी, मराठी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद गुजराती। आप देखिए कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, उसको डेवलप कीजिए और उसमें आप प्रयत्न कीजिएगा अपने रीजन में। सेकंड,
स्पॉन्टिनिटी होना बहुत ज़रूरी है, और स्पॉन्टिनिटी के लिए आपको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। आप कोई भी अगर एक सब्जेक्ट देते हैं तो उस पर मैं बात कर सकूं। वॉइस ऑफ कोर्स एक क्राइटेरिया है। पहले वॉइस सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हुआ करता था, वो अनाउंसर का दौर था। ये आकाशवाणी है, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एस.डी. बर्मन साहब का ये कंपोज किया हुआ अगला गाना। दैट इज़ अनाउंसर का दौर। लेकिन अब स्पॉन्टेनिटी है, अब ह्यूमर है, अब अवेयरनेस है। ये सारे फैक्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे, अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, तब आप ऑडिशन दे सकते हैं और चांसेस हैं कि आप रेडियो जॉकी बन जाए। वंडरफुल। और आप मेरे ख्याल से कुछ वॉइस कल्चर के लिए, वॉइस का क्या कहते हैं, आवाज़ को वो करने के लिए भी आप कुछ टेक्निक्स और वो इस्तेमाल करते हैं, इवन इन टर्म्स ऑफ मेडिटेटिव कुछ एस्पेक्ट्स है जो आप लाते हैं, वो क्या है? वॉइस पे एज सच जैसे सिंगिंग का रियाज होता है ना, वैसे हम रेडियो जॉकीज में से, मुझे जहाँ तक मैं सबको जानता हूँ, एज सच कोई रियाज नहीं करता। ये कह सकते हैं कुदरती, बोलते हैं ना, फैक्ट्री फिटेड वोकल कॉर्ड है। बस इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हमने सीख लिया है। फिर चाहे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, डबिंग आर्टिस्ट हो, वॉइस एक्टर हो, या एक रेडियो जॉकी हो, वो उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझता है। इसको अब्यूज़ नहीं करते, बस इतना है कि हाइड्रेटेड रखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करते हैं, सो दैट वोकल कॉर्ड्स हमारे ठीक रहे, हेल्दी रहे। और फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है सही ढंग से, गले से बात करनी है या डायफ्राम पे ज़्यादा। क्योंकि एक छोटी सी एक्सरसाइज देखिए, हाय मैं हूँ दिलीप आपके साथ, अब मैंने जोर दिया मेरे वोकल कॉर्ड पे, लेकिन जैसे ही मैं डायफ्राम का इस्तेमाल कर, हाय मैं हूँ दिलीप आपके साथ, तो वो फ़र्क समझ में आता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिन पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते हुए, या कोई एक्सपर्ट वो आपको बता सकते हैं। और रेडियो जॉकी कैसे बनना है, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो कोर्स बना के रखा हुआ है। मतलब नॉलेज है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि बांटना चाहिए आपको। नॉलेज आप अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले। मैं चाहता हूँ कि जो लोग पैशनेट हैं वो आए रेडियो की इस फील्ड में। बहुत प्यारा माध्यम है, इसलिए मैंने 19-20 वीडियो लेक्चर की एक सीरीज़ ही बना दी है। तो आपके यूट्यूब पे है वो? मैंने एक प्लेटफॉर्म के साथ gunicguru.com, उनके साथ मैंने टैप किया हुआ है। Okay. वहाँ पर और मेरे इंस्टाग्राम पर भी उसकी लिंक मिल जाएगी। nice. उस पर क्लिक करते ही वो 20 लेक्चर की सीरीज़ आप करेंगे। तो मैंने रेडियो का एवोल्यूशन, रेडियो स्टेशन बनता कैसे है, ट्रांसमीटर कहाँ लगते हैं, रेडियो स्टेशन में कौन काम करते हैं, करियर्स क्या क्या है, रेडियो जॉकी की क्वालिटीज़ क्या है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, लिंक कैसे बनानी, सब कुछ बता दिया है। Wonderful. So people can go and Just go and download the video course and equip them better कि भाई now I know about the industry. अच्छा, रेडियो के वर्ल्ड के ना कुछ एक पॉपुलर कैरेक्टर्स हुए थे, जैसे एंग्री गणेशन, या ऐसे कुछ है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हमारे से बहुत जुड़े हुए थे। तो ये कैसे, मतलब इवॉल्व कैसे होते हैं, ये कैसे सोचा जाता है? आई थिंक आप भी किसी ऐसी कैरेक्टर से जुड़े हुए थे। जी 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 सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और जो नाम आपने लिया है वो 2003-04 के आसपास रेड एफएम पर सुरेश मेनन, जो जाने माने एक्टर हैं, वो भी हमारे साथ रेड एफएम में काम करते थे, और वो ये कैरेक्टर किया करते थे, एंग्री गणेशन का। अब इसको रेडियो की भाषा में हम कहते हैं स्पार्कलर। क्या है कि गाने चलते हैं, रेडियो जॉकी बात कर रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा और एंटरटेनिंग हो। तो ये 1-1.5 मिनट के स्पार्कलर्स होते हैं। जैसे बिग एफएम की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ भी एक चलता है स्पार्कलर, जिसका नाम है एक्टर कॉलिंग एक्टर। वंडरफुल, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज। तो ये आइडिएट करते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिएटिव काम करते हैं, लेकिन जो वो किरदार निभा रहा है व्यक्ति, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे याद है पुणे रेडियो सिटी में मैं एक कैरेक्टर किया करता था, बंड्या। अच्छा। और वो बंड्या इतना पॉपुलर, मैं ब्रेकफास्ट शो होस्ट करता था पुणे में, कसका है पुणे, और शाम का शो आरजे सोनाली जो अभी भी करती हैं वो करती थी। तो जब सोनाली आई थी तो हमको कुछ और एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था, तो हमने एक सेगमेंट बनाया था जहाँ पे सोनाली बंड्या से बात करती है। तो मैं अपनी आवाज़ चेंज करके, हाँ बोला मैडम कैसे वगैरह सब हम करते थे। वो इतना पॉपुलर हुआ
कि किसी रेडियो जॉकी से भी ज़्यादा पॉपुलर लोग बंड्या को ढूंढने आते थे। अब बंड्या कौन है ये बता नहीं सकते हम, क्योंकि मैं तो ब्रेकफास्ट शो होस्ट करता हूँ। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने एक चेयर रखी और उस पे ऐसे लिख दिया बंड्या। तो बोले एक आहेत कुठे, ते येत नाहीत, कधीतरी येतात असं। तो ये पॉपुलैरिटी होती है segments की। और बहुत कमाल का नाम एंग्री गणेशन आपने याद दिलाया, जो एक फ्रस्ट्रेटेड मुंबईकर साउथ इंडियन जो बताता था सारे इश्यूज के बारे में, और वो कभी खुश नहीं होता था, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो एंग्री ही रहता था। आई नो, तो ये सारा कंटेंट बहुत कमाल का था जिससे आप जुड़े हुए रहते थे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ लाइव जा रहे हो, आप लाइव कुछ प्रेजेंट कर रहे हो और ऐसा कुछ किस्सा हुआ है जहाँ पे आप उसको लेके इम्प्रोवाइज करते हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? जैसे मेरे ख्याल से वो अर्थक्वेक वाला किस्सा था जब आपने। हाँ, जी 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 जी। ये अब देखिए, इसमें भी फर्क आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले लाइव ही हुआ करते थे रेडियो स्टेशन, फिर बाद में जैसे जैसे सॉफ्टवेयर्स, और मैं थोड़ी रेडियो के अंदर की बात भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है और छिपाने जैसी कोई बातें नहीं होती है। अगर आप जानेंगे तो सारी बातें अवेलेबल हैं। तो पहले लाइव एज इन बिल्कुल लाइव रेडियो हुआ करता था। मैंने फेडर ऊपर किया एंड आई एम लाइव। अगर कोई चीज़ गिरे या कोई स्टूडियो में आ जाए, कोई कुछ बोले, सब कुछ सुनाई दिया जा सकता है। आजकल थोड़ा सा डेफर्ड होता है, जो आप सुनते हैं 5 मिनट 10 मिनट पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर सुना जाता है। जो अर्थक्वेक वाला किस्सा मैं आपको बता रहा था, वो ऐसा हुआ था कि हम को होस्ट कर रहे थे, होजे और मैं, और शो चल रहा था, और अचानक ऐसा लगा कि बिल्डिंग हिली और माइक ऑन है। तो बोला कुछ हुआ? मैंने बोला हाँ, ऐसा लगा कि हिल रहा है सब कुछ। वो अर्थक्वेक तो नहीं है। अर्थक्वेक इससे पहले कभी अनुभव तो नहीं किया, लेकिन पता नहीं ऐसा लगा कुछ तो हिला। और ये सब कुछ लाइव कॉन्वर्सेशन ऑन एयर चल रहा है, जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं। और बोले अच्छा ठीक है, तुम खिड़की से देखो सच में कुछ ऐसा हुआ है क्या? तो मैंने देखा, मैंने कहा लोग भाग के आ रहे हैं नीचे। गाइस हमको लगता है कुछ तो हुआ है, शायद अर्थक्वेक ही हुआ है, आप गाना सुनिए, हम लौट के आ रहे हैं। और एक्चुअली इट वाज एन अर्थक्वेक। इवैक्यूएट करवाई गई थी बिल्डिंग। तब लोग आप साउथ बॉम्बे में थे? जी, नरीमन पॉइंट में हमारा स्टूडियो हुआ करता था। अच्छा। जॉली मेकर चेम्बर में। तो वहाँ पर स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो था हमारा, 2 ही लोग खड़े हो सकते थे। लेकिन उस वक्त ये किस्सा मुझे याद आता है, बिल्कुल लाइव में हमने ये बताया था। लाइव ट्रेमर हमने फील किए थे शो में। और आजकल तो हम ये भी सुनते हैं कि आरजेज अपने घर से भी वोट करते हैं, लाइव जाते हैं, या बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे शोज हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं। और लेकिन मैं यहाँ कोविड के बाद ज़्यादा हुआ। हाँ, कोविड में वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर था, और किसी ने ये सोचा नहीं था कि रेडियो स्टेशन घर से चल सकता है। लेकिन फिर आजकल जिस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, ये पॉसिबल हुआ। तो कोविड के वक्त बहुत सारे आरजेस जो हैं अपने घर से ही, अपना एक सेटअप था और उसी सेटअप से शोज़ किया करते थे। तो कुछ रेडियो स्टेशंस ने अभी भी उसको कंटिन्यू रखा है, कुछ रेडियो स्टेशंस आर बैक टू स्टूडियो। मेरा मानना है कि रेडियो का असली मज़ा स्टूडियो के अंदर है, लाइव जाने में है। जी बिल्कुल लाइव। क्योंकि हम भी जब जाते हैं कि फिल्म के प्रमोशंस और उसके लिए, और जब हम स्टूडियोज़ में जाते हैं, जैसे पूना के तो बहुत आरजेस मेरे दोस्त हैं, श्रुति हैं, आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू ऑफ कोर्स। तो वो कमाल, मतलब वो एक वी विल लुकिंग फॉरवर्ड, यू नो। एक तो मतलब एक मौका मिलता है, सारे अब तो जान पहचान के दोस्त हैं तो उनसे मिलने का, और देन यू नो लाइव जाने का, वो स्टूडियो में जाने का जो मज़ा है ना, अलग ही वो कमाल है। मतलब वो बड़ा मज़ा आता है। अब हम फिर आप पे आते हैं, क्योंकि मुझे याद है आपका एक पत्रों का कार्यक्रम हुआ करता था। जहाँ पे आप लोगों के लेटर्स पढ़ा करते थे, और वो एक मतलब वो एक सारा एरा बताइए, क्योंकि बहुत सारे मैंने किस्से सुने कि आप बहुत लोग आपसे कनेक्ट होते थे उस माध्यम से। और वो ज़रा किस्से सुनाइए आप। कोइंसिडेंटली वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे अभी गया है। वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, ऐसा भी एक डे होता है। पोस्ट कार्ड क्या है, अगर हम आज की पीढ़ी से पूछे तो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, देखा भी नहीं होगा। 15 पैसे में एक पोस्ट कार्ड आया करता था।
जी। और इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय पत्र जिसे कहते हैं, वो कुछ 45 पैसे में आया करता था। ऑल इंडिया रेडियो में जब शो किया करते थे हम लोग, तो माध्यम सिर्फ यही था। ये कौन सा शो था, क्या नाम? खत आपके गीत हमारे। हाँ। तो एक स्पेसिफिक शो था, लिसनर्स के खत, कुछ लेटर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, वो लेटर्स पढ़े जाएंगे और उन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो प्ले किया जाएगा। नॉस्टैल्जिक है ना एकदम। जी जी जी, बिल्कुल। तो हम कुछ लेटर्स सिलेक्ट करते थे और बहुत अच्छे अच्छे कमाल के पोस्ट कार्ड्स आया करते थे। मुझे एक लेटर याद, एक पोस्ट कार्ड, वो हैंडराइटिंग इतनी साफ सुंदर थी कि आज भी मुझे वो इमेज मेरी आंखों के सामने आ रही है। नाम भी इनफैक्ट याद आ गया उनका, श्याम नारायण मिश्रा घोड़पदेव। टैक्सी चलाते थे, काली पीली टैक्सी, और हर हफ्ते लेटर लिखा करते थे वो। दिलीप जी, आपका कार्यक्रम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने R.D. बर्मन के गाने सुनाए और उसमें आपने ये बातें की थी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कृपया अगर हो सके तो आप ये गाना चलाइएगा। एंड देन वो लेटर पढ़ने के बाद हम चलाया करते थे। आज भी लोग व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया पर DM के ज़रिए हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सच बताऊं सर, जो पोस्ट कार्ड का मज़ा था ना, वो इसमें नहीं आता मुझे। मेरे ख्याल से एक नर्स का भी किस्सा। हाँ, कभी आपने एक उनका नाम भी मुझे याद आ रहा है, मिसेस डिसिल्वा। ओके। ये भी ऑल इंडिया रेडियो का एक किस्सा है, जहाँ पर मिसेस डिसिल्वा कानों में हेडफोन लगा के रेडियो सुना करती थी और अपने पेशेंट्स को जो भी दवाइयाँ देनी है, इंजेक्शन देना, और वो रेडियो चलते रहता था उनका। और वो इतनी पैशनेट लिसनर थी। अब क्या था कि रेडियो जॉकीज दिखते तो नहीं थे उस वक्त, 2003-04 की बात है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। बिल्कुल। तो वो ऑल इंडिया रेडियो के गेट पे पहुंच गई, वहाँ पे रिसेप्शन पे पहुंच गई, 2 थैली भर के बहुत खाने पीने का सामान लेकर आई थी और मुझे बहुत सुना करती थी वो। अब मैं अपना शो ख़त्म करके जब जा रहा था तो हमारे गार्ड साहब ने कहा, अच्छा दिलीप जी। तो डिसिल्वा जी खड़ी हो गई, आप ही हैं ना RJ दिलीप? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, बैठिए। तो वहाँ एक सोफ़ा था, उन बैठे। मैं आपको बहुत सुनती हूँ, एक एक बात उन्होंने बताई, आपकी ये बात अच्छी लगती है, आपके ये गाने अच्छे लगते हैं, मैं आपके लिए खाने के लिए आया केक। मैंने कहा मैं इतना नहीं, आपको खाना पड़ेगा। थोड़ा सा खाया, केले खाइए, मैंने 2 केले खाए, बिस्किट्स। मैंने कहा एक काम करिए, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, लेकिन उनका प्रेम इतना था ना कि मैं मना भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा करके फिर मैं उनको धन्यवाद देके फिर मैं वहाँ से गया। कमाल। तो ऐसे ऐसे किस्से सर। खत की बात करूँ तो उस दौर में कुछ लोग, मेरे लिए नहीं आया, लेकिन कुछ हमारे RJs थे जिनके लिए ब्लड से भी लेटर लिखा करते थे, अपने खून से लेटर लिखने। वाह। ये मतलब उस समय आवाज राजेश खन्ना और इनके बारे में सुना है, लेकिन आज अगर ये बात कहूँ भी मैं तो शायद कोई बिलीव न करेगा, ऐसा थोड़ी होता था, बट लेकिन ये क्रेज, ये दौर हमने देखा है उस वक्त। यस। तो दिलीप जी, मेरे ख्याल से हम ऐसे मतलब अभी टाइम का पता भी नहीं चलेगा और हम लोग बोलते जाएंगे, बट ये कमाल है, हम इसी पे रुकते हैं। Yes, इस sir. लिगेसी पे रुकते हैं। बिल्कुल सर। और ये क्या कहते हैं, उस नॉस्टैल्जिक एरा पे रुकते हैं, बिकॉज बात ये है। नॉस्टैल्जिया, ये रेडियो, और इसको लेकर ही मेरे ख्याल से रेडियो और भी आगे बढ़ेगा और आप जैसे कलाकार आगे बढ़ेंगे। और बड़ा मज़ा आया, मतलब कहते हैं ना, इफ यू सी ऑन माय फेस, आई वाज सो ब्लडी हैप्पी अबाउट थैंक यू दिस सर, थैंक यू। द प्लेजर इज माइन। और रेडियो की बात हम कर रहे हैं तो रेडियो के अंदाज में ही ख़त्म करते हैं ना पॉडकास्ट। प्लीज। आवर प्लेजर। मैं हूं दिलीप आपके साथ, और बड़े आम ये पॉडकास्ट आपने संदीप कुलकर्णी सर के साथ सुना, देखा। कुछ बातें आज मैंने बिल्कुल दिल से की है आपके साथ। उम्मीद करता हूं कि वो बातें आपके दिल तक पहुंची होगी। आपने जो प्यार दिया है मुझे, मेरे शोज़ को, उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार इस पॉडकास्ट को दीजिएगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो आप जान ही गए होंगे कि रेडियो हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा रह चुका है।
और आगे चल के जैसा दिलीप जी ने कहा कि बहुत सारे रेडियो स्टेशंस आने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा और दिलीप जी जैसे आरजेज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे। तो किसी को इसमें दिलचस्पी है तो जैसा दिलीप जी ने कहा उनके यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। और जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट्स में हमें सवाल पूछिए, हमें लिख दीजिए ताकि हम दिलीप जी से उसके उत्तर भी ले लेंगे। और अगले पॉडकास्ट में या और कुछ कंटेंट को अगर हमें लाना है तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बड़े आम को। धन्यवाद।